हेलो बच्चों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईटीसी लेक्चर प्रवक्ता। आज हम 12th क्लास की जो हमारा शेष टॉपिक बच गया था अर्थशास्त्र का, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। और जो हमारा पहला चैप्टर था, जो हमारा सामान्य अर्थव्यवस्था का, जो हम केवल पहला टॉपिक ही देख रहे थे, उसका सामान्य परिचय, उस विषय में ही हम लोग आगे अपनी बात करेंगे बच्चों। मैं आपको द्वारा एक छोटा सा आपको संक्षिप्त में आपको रिवीजन कराना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था बच्चों, उस पिछली कक्षा में मैंने आपको यही सिखाया था कि आखिर उपभोग और सेवा किस प्रकार आपकी सीमित हैं, और कहीं ना कहीं उपभोग और वस्तु को अगर हमें प्राप्त करना है तो एक ही अगर किसी व्यक्ति को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के पास नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं किसी और अन्य माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमने कल 3 एग्जाम्पल भी देखे थे। एक हमने किसान का एग्जाम्पल देखा, और हमने साथ में किसान में ये देखा जो हमारा किसान है वो किसान क्या करता है, अनाज का उत्पादन करता है, और जितना अनाज उसके लिए उपभोग के लिए आवश्यक है उसको रखता है, बाकी जितना शेष उसका बचा हिस्सा है उसको बाजार में बाहर बेचकर अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। चाहे वो अपने वस्त्र खरीद रहा हो, या कोई भी अपनी विलासितापूर्वक चीज़ें उसे खरीदनी हो, या कोई भी अन्य चीज़ जो उसे अपने लिए आवश्यकता के लिए ज़रूरी है, वो अनाज को विनिमय के माध्यम से या उसको क्रय विक्रय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक उसी प्रकार हमने एक बुनकर का एग्जाम्पल लिया था, उदाहरण, जिसमें हमने ये देखा था जो बुनकर है उसके पास कुछ अपने संसाधन हैं। हमने कपास के बारे में उससे देखा था, वो क्या करता था कि अपने कपास के कपड़े बुनता था। उन कपड़ों को बुनकर क्या करता था, बाहर बाजार में बेचता था, और बाजार में बेचने के बाद उनसे कुछ अपनी जो अपनी चीज़ें थी वो खरीदता था, या जो भी उसकी आवश्यकता की उनकी चीज़ें थी उसको पूरा करता था। उसी प्रकार हमने एक व्यक्ति को देखा था जो अकुशल है, जिसके ना तो किसान है ना वो बुनकर है। वो किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था। उसके पास एक अपनी श्रम सेवा थी, जो आपका किसान के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर वो कुछ घंटे या कुछ दिन काम करता था, और काम करने के बाद वो क्या करता था, उसको पैसे मिलते थे। उस पैसे के बदले में जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें थी वो उनका अपना प्राप्त करता था। तो कुल मिलाकर हमने कल ये देखा कि किस प्रकार एक व्यक्ति को जो अपनी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं वो किसी एक व्यक्ति से प्राप्त नहीं हो सकती, उसे अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है। और साथ में हमने ये भी चीज़ सीखने की कोशिश करी कि अगर संसाधन हमारे पास सीमित हैं, उनको किस प्रकार हम उनको उपयोग करें और कैसा उपभोग करें, इसके बारे में हम लोग आपका देख चुके थे। आइए छोटा सा एक बार मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, आवश्यकता, उपभोग, वस्तु और सेवा के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हों हमें बहुत आवश्यक होती हैं। जैसे हमने कृषक का एग्जाम्पल लिया, अगर कोई किसान है, उस किसान को किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो कहाँ से प्राप्त करेगा, क्योंकि सब कुछ तो उसके पास उपलब्ध होने वाला है नहीं, क्योंकि उसके पास तो केवल अनाज, जो खाद्यान्न सामग्री, वही प्राप्त कर सकता है। अन्य चीज़ें के लिए उसे दूसरों पर निर्भर होना आपका पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। साथ में हमने देखा संसाधनों का सीमित उपयोग को देखा हमने कि आखिर संसाधन सीमित है, उनका कैसे उपभोग करें, उपयोग करें, ये हमने आपके चैप्टर में हमने साथ में देखा था। अगर देखा सीमित संसाधनों का उपभोग को समझा कि आखिर में अगर सीमित संसाधन हैं उनको हमने कैसे कोशिश करी, हम उनको किस प्रकार यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे बदलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको देखा था। क्लियर है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको जितना भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हम इसको आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें जो था कल हम आपका पढ़ चुके थे कि किन की आवश्यकता होती है, कैसे होती है, और ये सब चीज़ें हम एक बार कल आपका बहुत अच्छे से हमने इस पर डिस्कस किया था। क्लियर है बच्चों। तो जितना हम पढ़ चुके थे आज उससे आगे हमने अपना शुरू करना है। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमने यहाँ से शुरू करना है जहाँ हमारा छूटा था। देखिए, उदाहरण के तौर पर हम हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा इतनी आवश्यक होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों के सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो। यानी कि कुल मिला के ये कहना चाह रहा है, जो हमारे किसान हैं उन किसानों के द्वारा कम से कम इतना अनाज तो उत्पादन होना ही चाहिए कि जो हमारे सामूहिक लोग हैं, यानी कि जो समाज के अन्य लोग हैं, समुदाय के जो अन्य लोग हैं, उनके उपभोग के लिए जो अनाज की आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति हो जाए। इतना तो कम से कम क्या करना चाहिए, जो उत्पादन है इतना तो होना ही चाहिए बच्चों। क्लियर है। साथ में आगे देखते हैं, वही समाज के सदस्यों के सामूहिक उपभोग के लिए बराबर मात्रा में हो। यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कृषक
इकाइयाँ सामूहिक रूप से पैदा कर रही हैं, तो इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनकी मांग बहुत अधिक है। देखिए, साथ में ये बताना चाह रहा है बच्चों कि अगर हमारे जो किसान है, जितना वो अनाज आपका उत्पादन कर रहा है और जितना उसने अनाज उत्पादन कर दिया, और जो हमारे सामुदायिक लोग हैं जितना उन्हें अनाज की आवश्यकता है हमारे समूह के लिए, हमारे समाज के लिए, अगर उससे अधिक अगर कोई चीज़ें आपकी बच जाती हैं तो साथ में हमें उन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों जिनकी बाजार में बहुत मांग अधिक होती है। देखिए, आप देखेंगे तो समय समय पर किसी न किसी डिफरेंट आपकी चीज़ों की, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की समाज में किसी न किसी वस्तु की मांग बढ़ती रहती है। उसका मांग बढ़ने का कारण क्या होता है बच्चों, आप अपने खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, या कोई भी आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब भी आपके बाजार में देखो किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाती है, चाहे वो खाद्यान्न सामग्री की हो या किसी प्रकार अन्य चीज़ की हो। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है कोरोना काल, इसमें आपका सैनिटाइजर और मास्क की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यानी कि जितना तो हम उपभोग कर रहे थे, साथ में अन्य चीज़ों की, और साथ में जो हमारी खाद्यान्न है उसकी भी क्या बढ़ी है बच्चों, मांग बढ़ी है इस समय में। तो हमें यही बताना चाह रहा है कि हम जितना अनाज उत्पादन कर रहे हैं, हमारे कृषक जो हमारे समुदाय के लोग हैं, अगर उससे कुछ अधिक आपका बच जा रहा है तो हमें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे अन्य अधिक, जिसकी बाजार में अधिक मांग है बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अधिक आवश्यकता हो देखिए, इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तु सेवा को उत्पादन के प्रयोग में किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, यानी कि जितना भी उनका प्रयोग है, जो बचा संसाधन है, हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं जिनकी मांग बहुत अधिक हो। इसके विपरीत यदि समाज में लोगों के अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से उपज जाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, तो दूसरी वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जा रहे संसाधनों को पुनः विनिधान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यानी कि सिंपल आप ये समझिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर जो हमने उपयोग कर ली हैं और उपयोग करने के बाद जो हमारा जितना भी रिसोर्स बचा है, अनाज बचा है, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं या पुनर्निर्माण कर अन्य चीज़ों का क्या कर सकते हैं, हम उत्पादन कर सकते हैं। क्लियर है? हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ें हमारी जितनी आवश्यकता है, जितनी हमने आवश्यकता कर ली है, अगर बच जाती हैं तो हमें जो हमारी अन्य चीज़ें हैं हमें उस पर भी ध्यान देने की क्या है बच्चों, आवश्यकता है। ठीक है? जो भी हमारी चीज़ें हैं, यानी कि जितना हमें उपभोग करना है, अगर उतना उपभोग करने के बाद हमारी चीज़ें बच जाती हैं, हम उनको पुनः विधि निधान से अनाज के अन्य माध्यम से हम उनका स्रोत या उनका प्रयोग आपका कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यही स्थिति अन्य वस्तुओं और सेवा के विषय में भी है। कह रहा है कि ये जितनी भी जो आपकी चीज़ें लागू होती है कि हम किस चीज़ का रिसाइकल करें, तो उसके लिए ऐसा नहीं केवल एक ही बात पे लागू होती है, ये हमारी जो हमारी वस्तु हैं या हमारी सेवा हैं उन विषयों पर भी क्या होती है, ये आपकी लागू होती है। देखते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है, उसी प्रकार समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकता की तुलना में भी समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी होती है। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के पास ही संसाधनों की कमी है, ऐसा नहीं। जो हमारा समुदाय समाज है उसके पास भी संसाधनों की कमी हो सकती है। यानी कि अगर हम जितना भी हमारे पास कम संसाधन है या जो भी बचे संसाधन है, अगर उनका ठीक तरह से उपयोग करें, उनको यूटिलाइजेशन करें, तो हम कहीं ना कहीं और दूसरी चीज़ों को हम आपका बना सकते हैं या दूसरी चीज़ों का हम लोग आपका निर्माण कर सकते हैं, ताकि जितना भी हमारा पर्याप्त संसाधन है या जितना हमारा सीमित संसाधन है हम उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, ताकि जो हमारी चीज़ें हैं बहुत अच्छी मात्रा में, सुलभ मात्रा में, जितने भी हमें आवश्यकता जो आपकी वस्तु और सेवाएं हैं वो हमें प्राप्त हो सकें। यही बताने की कोशिश हमें लेखक कर रहा है कि आखिर में हमें किस प्रकार अपनी वस्तुओं का आपको सीमित रूप में उनको पुनः उत्सर्जित करके, यानी कि आपका रिसाइकल करके हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए, समाज के लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का विनिधान विभिन्न वस्तुओं और सेवा के उत्पादन के लिए करना पड़ेगा। यानी कि हमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लोगों को क्या वस्तुएं पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और समाज में सीमित संसाधनों का आप किस प्रकार उपयोग करेंगे और उनसे किस प्रकार की विभिन्न वस्तुएं क्या करेंगे,
उत्पादित करेंगे। यानी कि हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे सीमित संसाधन हैं उस सीमित संसाधनों को हमें इस प्रकार प्रयोग करना है कि जो हमारे लोग हैं उनकी क्या पसंद है और क्या नापसंद है, इस विषय का भी हमें ध्यान रखना है। यानी कि सीमित संसाधन होते हुए भी हमें साथ में अपने संसाधनों को इस प्रकार बनाना है, या अपनी चीज़ों को जो हमारे उत्पादक होगा हमें उस प्रकार बनाना है कि लोगों को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, इस विषय का भी हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं। समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की विशिष्ट संयोजना का उत्पादन होता है। उसी प्रकार उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा। समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं और सेवाओं का अंतरिम मिश्रण का वितरण, ये दो ऐसी मूलभूत समस्या हैं। यानी कि बच्चों अगर आप देखेंगे तो राइटर हमें क्या बता रहा है कि हमारे सामने दो ऐसी समस्या हैं जो हमारे सामने आकर खड़ी हुई हैं। कौन सी समस्या हैं? यानी कि समाज के जो आपके व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के बीच वस्तु और सेवा का क्या करना है, आपको वितरण करना। यानी कि जितने भी आपकी वस्तु और सेवा हैं उनका जो आपका वितरण करना है, ये भी एक अपने आप में क्या है, चैलेंज है, अपने आप में अर्थव्यवस्था के सामने क्या है, समस्या है। दूसरी क्या है, सीमित संसाधन जो हैं, जो आपके सीमित संसाधन हैं उनके वस्तु और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण। यानी कि जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं और जो हमारे पास सीमित आवश्यकता जितनी हमारी चीज़ें बची हैं उनका सही उपयोग कर कर आखिर में लोगों तक पहुंचाना ही क्या है, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये क्या है, ये मूल जो आर्थिक है, जो हमारा अर्थ है उसकी क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ये तो साफ हो रहा है कि संसाधन कैसे हैं, आपके सीमित हैं। अगर उन सीमित संसाधनों का हम लोग प्रयोग करेंगे, जो भी हमारी फाइनल्स गुड्स बनेंगी, जो भी हमारी वस्तु बनेंगी बच्चों, उन्हें लोगों तक पहुंचाना, उन लोगों तक वितरित करना, उनके बीच तक पहुंचाना, ये भी क्या है बच्चों, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि संसाधन कैसे हैं, आपके सीमित संसाधन हैं। उस सीमित संसाधन के अंदर हर एक व्यक्ति तक वस्तु और सेवा आपकी पहुंचे, ये भी एक अपने आप में क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने क्या है, आपकी चुनौती है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। जिनका समाज सामना करता है, समाज के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक अर्थव्यवस्था की आर्थिकी की स्थिति जो ऊपर बताई गई है वस्तुतः वही उससे कहीं जटिल होती है। यानी कि जो चीज़ हमने आपका देखी है, यानी कि वो कहीं ना कहीं जो हम देखते आ रहे हैं वो और अधिक आपकी जटिल हो रही है। समाज के विषय में हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा और उसके संदर्भ में अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे मूलभूत विषयों पर चर्चा करेंगे जिनमें से कुछ को अध्ययन का हम आधोतक पुस्तक करते हैं। यानी कि आप ये देखिए, कुछ तो ऐसी चीज़ हैं जितना भी हम आपका पढ़ चुके हैं, जो हमारी बुक के लिए, जो हमारी बुक में लिखा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में हमने ये कोशिश करी है देखने की कि हम किस प्रकार आपके सीमित संसाधनों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को, जो हमारी डिमांड्स हैं, उन चीज़ों को हम लोग आपका पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, और किस प्रकार होगी और कौन कौन सी अर्थव्यवस्था में हमारी चुनौतियां हैं, हमें साथ में ये भी ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये ही आपका अगला हम लोग शुरू कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। यानी कि बच्चों जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी अर्थव्यवस्था में कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं, हमें ये देखना है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या, जो उसके सेंट्रल पॉइंट में क्या समस्या हैं, उनको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जीवन के आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो हमारी वस्तु और जो आपकी सेवा है, जो उनका उत्पादन मतलब जो हम लोग बना रहे हैं, विनिमय मतलब जो आपका क्रय विक्रय होता है, उपभोग का मतलब जो हम लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, आधारभूत आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक, जो हमारे केंद्र की समस्या है बच्चों, जो हमारी आर्थिक केंद्र की समस्या हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन से जुड़ी हैं, हमारे क्रय विक्रय से जुड़ी है और हमारे उपभोग से जुड़ी हैं। यानी कि यही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के जो केंद्र में क्या है, समाहित हैं कि आखिर में किन वस्तुओं का उपयोग करें, किन का उपभोग करें और किसका उत्पादन कैसे करें और कितना करें और किसके लिए करें
और किसके माध्यम से होना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है जो अर्थव्यवस्था के आपके केंद्र की समस्या में निहित करती है बच्चों। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए आप। संसाधनों, प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। यानी कि जितना भी हमारा समाज है, कहीं ना कहीं उसे जो हमारा संसाधन है, जो उसकी कमी है, उसका क्या करना पड़ता है बच्चों? सामना करना पड़ता है। ठीक है? तथा संसाधनों की यह कमी ही चयन की समस्या को आपका जन्म देती है। यानी कि जो हमारे सीमित आपके संसाधन हैं, यही सीमित संसाधन क्या करते हैं, जो हमारी समस्या हैं, इनको क्या करते हैं? आपका जन्म देते हैं। यानी कि जितनी भी आपकी समस्या शुरू होंगी वो किससे होती हैं? जो हमारे सीमित संसाधन हैं, यानी कि बाद जितनी हम पे चीज़ें हैं वो जो कम हैं, यानी जो सीमित हैं, जिनका हम केवल लिमिट में ही प्रयोग कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं? एक चयनित, यानी कि आपकी समस्या को क्या कर रही हैं? वो आपका जन्म दे रही हैं। आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना पड़ता है कि अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करें, और अर्थव्यवस्था की समस्याएं प्राय संक्षेप में इस प्रकार होती हैं। यानी कि बच्चों देखिए, कुल मिलाकर वो हमें बताना चाह रहा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो आपका उपभोग है, जो आपका विनिमय है, जो उत्पादन है, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो हमारे पास सीमित संसाधन है, वो ही सीमित संसाधन क्या है? हमारा मुख्य चुनौती है। क्या है? आपका मुख्य चैलेंज है। और ये मुख्य चुनौती होने से ही क्या होता है? जो हमारी सारी चीज़ें हैं ये आपकी बिगड़ जाती हैं, गड़बड़ा जाती हैं। क्योंकि जब हमारे पास चीज़ें सीमित होंगी तो हमें उनका उपयोग करना भी कैसा होगा? बहुत सीमित बनेगा। और हम किन वस्तुओं का उपयोग करें, ये भी हमारे सामने चैलेंज होगा। क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शंस कम होते हैं, विकल्प कम होते हैं, तो आपको उन विकल्पों में से आपको चुनना पड़ता है। क्लियर है ना बच्चों? जब हमारे पास बहुत सारे संसाधन होते हैं तो हमें विकल्प की आवश्यकता नहीं होती, जो हमें पसंद होता है वो हम आगे अपना कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं तो हमें उन सीमित संसाधनों का उपयोग कर कर ही अपनी आवश्यकताओं को क्या करना पड़ता है बच्चों? पूरा करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। देखिए, सबसे पहली समस्या हमारे सामने क्या है? देखिए बच्चों, सबसे पहली हमारे सामने ये समस्या है कि जो हमारी वस्तु हैं, किस वस्तु का आपका क्या करें? उत्पादन करें, और दूसरा कितनी मात्रा में करें। यानी कि सबसे पहले जो आपको देखेंगे, किसी भी समाज को अगर कोई आपका निर्णय लेना है तो ये लेना पड़ेगा कि आपको किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, इसके लिए ये सब हमें चैलेंज या चुनौतियाँ हमें मिलती हैं। आइए देखते हैं। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। यानी कि क्या निर्णय लेना पड़ेगा समाज को कि वो कितना उत्पादन करे। इसका निर्णय कैसे लेना पड़ेगा बच्चों? जो हमारा समाज है, उस समाज को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हम कितना उत्पादन करें। क्योंकि हमारे सामने ये भी चैलेंज रहेगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन कैसे हैं? सीमित है। और सीमित संसाधन होने की वजह से ही हमारे सामने ये भी चैलेंज है कि हम वस्तुओं को कितना उत्पादन करें। अधिक खाद्य वस्तुओं को या वस्तुओं या आवासों के निर्माण किया जाए, या फिर विलासितापूर्ण की जो वस्तुएं हैं उन पर अधिक उत्पादन किया जाए, या फिर जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड जो आपकी वस्तुएं हैं उनका अधिक उत्पादन किया जाए, या फिर जो औद्योगिक उत्पादन तथा वस्तुओं सेवाओं का। देखिए, जो हमारे सामने एक समस्या रख दी गई है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम किन चीज़ का उत्पादन करें। अब उत्पादन उन चीज़ का करें जो हमारी एग्रीकल्चर बेस है, यानी कि हम खाद्यान्न को बढ़ावा दें, या फिर हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दें जिससे हमारे मनोरंजन की चीज़ें हों, जो हमारी विलासितापूर्वक चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दें, या फिर जो हमारी औद्योगिक इकाई हैं जिनके माध्यम से हमें गुड्स प्राप्त होंगे, कुछ हमें वस्तुएं प्राप्त होंगी, उन पर ध्यान दें, या फिर हम जो हमारी एजुकेशनल है हम उस पर ध्यान दें, या फिर जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है हम उन पर ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने ये एक समस्या पैदा हो गई है कि हम क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। और ये सब समस्या बच्चों बार बार घूम के आ रही है कहीं ना कहीं एक चीज़ पर। वो चीज़ क्या है? बार बार बताने की यही कोशिश करी जा रही चैप्टर में, सीमित संसाधन का हम प्रयोग कैसे करें,
किस प्रकार करें, ये हमारी अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रही है बच्चों। क्लियर है? ध्यान दीजिए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए तथा अथवा सैन्य सेवाओं का गठन पर, बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने पर अधिक खर्च किया जाए या उच्चतर शिक्षा पर उपयोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाएं या निवेश परक वस्तुएं जैसे मशीन आदि, जिसमें भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि हो, इस प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाती हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं हमारे सामने हर एक सेक्टर को दिखा दिया गया, हर एक क्षेत्र को दिखाया गया है और हर एक क्षेत्र में ये बताने की कोशिश करी गई है कि हमारे सामने सारे ऑप्शंस खुले हैं। चाहे तो हम जो अपना उत्पादन करना है एग्रीकल्चर बेस कर लें, चाहे हम अपना उत्पादन जो हमारी इंडस्ट्री है उद्योग बेस कर लें, और चाहे अगर हमें जितना भी जो हमारे पास पैसा है चाहे हम उसमें अपनी एजुकेशन डेवलप करने के लिए कर दें, एजुकेशन में भी जो हमारी प्राइमरी है या जो हायर है उसको डेवलप करें, या जो हमारी प्राथमिक सेवाएं हैं हम उनको डेवलप करें, या फिर सैन्य खर्चों पर करें। आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं और उन 100 रुपये का उपयोग हमें किस प्रकार करना है ये हमें देखना है। यानी कि हमारे पास कितने रुपए हैं बच्चों? 100 रुपये, यानी कि सीमित पैसे हो गए, और उन सीमित पैसों के अंतर्गत हमें बहुत सारे ऑप्शन मिले हैं। चाहे तो हम अपने खाने के लिए उन पैसों को खर्च कर सकते हैं, चाहे उन पैसों को हम अपनी मनोरंजन के लिए घूमने फिरने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी सैन्य शक्ति के रूप में बढ़ाने के लिए उनको प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उन 100 रुपये के माध्यम से हम अपनी शिक्षा के लिए अपनी किताब कॉपी में खर्च कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं विकल्प के रूप में, ये सब क्यों खड़ी हो रही हैं बच्चों? ये इसलिए खड़ी हो रही हैं क्योंकि सीमित संसाधन है, और इस सब का निर्णय किसे करना है? आपको, समाज को करना है कि आपको किन वस्तुओं का उत्पादन करना और कितना है। कि यानी कि आपको खाद्यान्न पहले चाहिए, क्या आपको अर्थव्यवस्था पहले चाहिए, या फिर जो अन्य चीज़ें हैं जो आपकी शिक्षा वगैरह है या जो आपकी स्वास्थ्य पर बेसिक आवश्यकता खर्च होती है वहाँ आपको ध्यान देना। तो इसका निर्णय किसको करना है बच्चों? इसका निर्णय उस समाज को करना है जिसके पास संसाधन कैसे हैं? आपके बहुत सीमित हैं। आइए आगे देखते हैं। तो हमने यही जानने की इसमें कोशिश करी है कि किन वस्तु का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में किया जाए, और ये निर्णय किसको लेना पड़ेगा बच्चों? ये निर्णय समाज को लेना पड़ेगा। यानी कि आपका प्रश्न बन सकता है कि किस प्रकार का वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, अंतिम रूप से यह निर्णय किसका होगा? तो आप अपने अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्न में लिख सकते हैं कि वस्तुओं और सेवा का जो उत्पादन होता है उसकी अंतिम जो निर्णायक होता है वो समाज को ही आपको लेना पड़ता है। यानी कि जो आपका निर्णय होगा वो किसका होगा? समाज का होगा। यानी कि जो वस्तु का उत्पादन होगा, किस प्रकार होगा, कितना होगा, ये सब निर्णय लेने का अधिकार उस समाज को है जिसके पास आपके क्या हैं? संसाधन सीमित हैं, और वस्तु और सेवाओं में किनका उत्पादन करना है उसको खुद देखना पड़ेगा कि उसे एग्रीकल्चर बेस करना है, या फिर उसे जो आपकी इंडस्ट्री बेस करना है, या अपनी जो एजुकेशन है उस पर चीज़ों पर खर्च करना है। ये सब किसके ऊपर निर्भर करेगा? जो समाज है उसके ऊपर ही आपका निर्भर करेगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारे सामने चुनौती मिली है इनका देखते हैं, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। अब देखिए, अब ये तो है, ये तो चलो अगर कोई समाज है और उस समाज ने है वो आपका निर्णय ले लिया है कि अब हम कुछ ना कुछ रूप में क्या करेंगे, कोई ना कोई चीज़ तो हम वो करेंगे उत्पादन। ये तो हो गया कि जो संसाधन है उनका हम आपका प्रयोग कर लेंगे, और जो वस्तु का उत्पादन है वो किस प्रकार करना है, कैसे करना है, अब इसके हम जानने की हम लोग बच्चों कोशिश करेंगे। देखिए, अब इसमें भी क्या है, जो फाइनल आपका डिसीजन होगा वो किसका होगा बच्चों? उसी समाज का होगा जिस समाज के पास सब चीज़ें हैं। प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवाओं में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए, अधिक श्रम का उपयोग किया जाए अथवा मशीनों का। अब देखिए, उसके सामने ये चैलेंज रख दिया गया है कि किन आपको जो आपकी सेवा है, जो आपके उत्पादन है, आपको क्या करना है, कितनी मात्रा में करना है, और उन संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे करना है, ये सब चीज़ें किसके ऊपर छोड़ी गई हैं? उस समाज के ऊपर ही छोड़ी गई हैं कि उन्हें जो मैन पावर से कराना है कि जो आपकी मशीन है उनके माध्यम से कराना है। क्लियर है बच्चों? प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकी में से किस तकनीक को अपनाया जाए। देखिए बच्चों,
कुल मिलाकर ये बताना चाह रहा है कि जो आप वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, उस वस्तु उत्पादन करने के लिए आप किस प्रकार उत्पादन करेंगे। जो आपके पास संसाधन हैं, आप उन संसाधनों का, सीमित संसाधनों का किस प्रकार से उत्पादन करेंगे। आप जो आपकी मैन पावर है आम लोगों के द्वारा कराएंगे, या फिर जो आप मशीन के माध्यम से उन चीज़ों को कराएंगे। इस चीज़ का निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार है वो किसका है, उस समाज के पास ही है। क्योंकि उन सब जो आपकी वस्तुएं हैं, उन वस्तु का जो उपभोग करना है वो किसको करना है बच्चों, आपको समाज को ही करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये हमने ये देख लिया है कि जो वस्तु का उत्पादन करना है वो कैसे करना है, कि भाई अगर आपको मशीन से कराना है मशीन से कराइए, और या अगर आपको व्यक्ति से कराना है जो अधिक श्रम सेवा उससे कराइए। और ये सब निर्णय लेने किसके पड़ेंगे बच्चों, ये जो समाज है उसी को लेना पड़ेगा। यानी कि अब तक केवल हम 2 चैलेंज आपका देख चुके हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, अब तक केवल हमने यही समझने की कोशिश करी है कि आखिर में जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, वो क्या हैं, आपके सीमित संसाधन हैं। सब कुछ क्या है, सीमित है। किस प्रकार वस्तु का उत्पादन करना है, किस प्रकार उपभोग करना है, इन सब चीज़ों का निर्णय लेने का अधिकार किसका है, उस समाजी का है जिस समाज के अंदर ये सब चीज़ें हैं। बच्चों, आज का लेक्चर और कल के लेक्चर में हमने यही देखा कि हम संसाधन जितने भी हमारे पास सीमित हैं उनका उपयोग हम किस प्रकार करें। साथ में हमने ये जानने की कोशिश करी है कि उन सीमित संसाधनों का किस प्रकार उत्पादन, उपभोग और कितनी मात्रा में की जाए, इसका निर्णय कौन लेगा। और हमने ये भी सीखा कि उनका निर्णय लेने का अधिकार उस समाज को है जिसका उसे उपयोग करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का और कल का जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है आपको समझ आया हो। कहीं अगर कोई ऐसी त्रुटि रह गई हो कि जो समझ नहीं आया हो या मेरे द्वारा हो, तो आप द्वारा हमारा YouTube चैनल है DD उत्तराखंड, उसके माध्यम से आप ये सब जाकर एक बार दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। या कोई ऐसा बच्चा जो आज का हमारा लेक्चर नहीं देख पाया है वो भी DD उत्तराखंड YouTube चैनल के माध्यम से इस लेक्चर को पढ़ सकता है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको बड़ा समझ आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।